हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। और हमारे बारे में आप लोग जानते ही हैं, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है और गला खराब है। हमको माफ करिएगा, पहले से ही माफी मांग रहे हैं आप लोग से। हम तो पढ़ाना जरूरी है, इसलिए हम आए हैं। आज का जो करंट अफेयर्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट। 27 जून 2024 करंट अफेयर। पहला न्यूज क्या है, आप लोगों को पता होगा, डीएलएस मेथड, डकवर्थ लुईस मेथड किसमें लगता है? क्रिकेट में। अभी जो डकवर्थ लुईस मेथड का के जनक थे, जिन्होंने डकवर्थ लुईस मेथड लाया था, उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए यह न्यूज है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है कि जो डकवर्थ लुईस मेथड है, डीएलएस मेथड है, वह किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो पूछा जा सकता है। अभी वो नहीं रहे, आप लोगों को पता ही है अब तक कौन सा मेथड लगाया जाता है डकवर्थ लुईस में। आज तक मुझे नहीं पता चला कौन सा मेथड लगाते हैं, कौन सा टीम जीत जाती है, कब होता है ऐसा? जब अक्सर करके जब बारिश होती है तब होता है। ओके, और पहली बार कब कराया गया था इसको, इसका यूज कब किया गया था, वो भी देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, किस किस देश के पीछे मैच हुआ था फर्स्ट टाइम और जब इसका यूज किया गया था, देखते हैं। डकवर्थ लुईस जो डीएलएस मेथड, डीएलएस मेथड क्रिएटर, नाम क्या उनका? फ्रैंक, फ्रैंक डकवर्थ। रिसेंटली पास है, मतलब इनका मृत्यु हो गया। और पूछा जा सकता है कि जो ये मेथड है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? हम लोगों को पता है, आप लोगों को पता है अच्छा से, क्रिकेट से रिलेटेड। पहली बार इसका प्रयोग कब किया गया था? 1997 में। 1997 में जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच मैच हुआ था, उस समय किया गया था। जिम्बाब्वे एंड इंग्लैंड। ऑडिट पक्का। और इनके साथ एक और थे, डकवर्थ, फ्रैंक डकवर्थ के साथ, उनका नाम था टोनी लेविस। इनके साथ मिलकर जो फ्रैंक डकवर्थ थे, डकवर्थ लाइक डीएलएस मेथड का डिस्कवर किया। समझ में आ गया? पक्का 100%। ये क्रिकेट से रिलेटेड है। अब ये नहीं रहे तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको नोट डाउन करें। और ये है कहाँ के? ये है इंग्लैंड के, फ्रैंक डकवर्थ। ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड के। और पहली बार कब यूज किया गया था डीएलएस मेथड का? 1997 में जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच मैच हो रहा था। दूसरा न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्पेस एजेंसी है या कंट्री है, जो कि कौन सी कंट्री है जो चाइना के डार्क साइड से मिट्टी लेकर आई? डार्क साइड जहां पर हम लोगों का चंद्रयान-3 लैंड हुआ था, उस साइड से मिट्टी लेकर आई, 2 किलो मिट्टी लेकर आई। कौन सा कंट्री है? चाइना। चाइना ने अपना एक मिसाइल लॉन्च किया था, चैंगली 6। और चैंगली 6 जो है 3 जून को लैंड किया था डार्क साइड पे, और वहां से 2 किलो मिट्टी लेकर आया। तो पहला कंट्री बन गया, इसलिए हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, विच कंट्रीज लूनार मिशन, मतलब मून मिशन, ब्रॉड सॉयल, मिट्टी लेके आ रहा है, फ्रॉम डार्क साइड ऑफ मून, जहां हम लोगों का चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, चाइना। और चाइना का कौन सा प्रोग्राम था यार? चैंगली 6 मिशन। कितना लेके आएगा? 2 kg सॉयल, 2 kg मिट्टी लेकर आएगा। और कहाँ पे लैंड हुआ था? ध्यान देना, 3 जून को लैंड हुआ था। कहाँ पर? एटकन बेसिन,
डेक्कन बेसिन। जो चंद्रमा का जो चैंगली मिशन है, चैंगली 6 मिशन था, वह कहाँ पर लैंड किया था, मतलब कहाँ पे उतरा था? 3 जून को एटकन बेसिन में लैंड हुआ था। और कब लॉन्च किया गया था? 3 मई को लॉन्च किया गया और लैंडेड ऑन 3 जून एट एटकन बेसिन। व्हाट इट? तो पूछा जा सकता है एटकन बेसिन के बारे में, ये कहाँ है? ये तो चंद्रमा के डार्क साइड पर, जहाँ पे चैंगली 6 मिशन लैंड किया, चैंगली 6 लैंड किया। व्हाट इट? पक्का 100%। और चाइना जो है दुनिया का पहला कंट्री बन गया है जो डार्क स्पॉट से, जो डार्क साइड है चंद्रमा का, वहां से 2 किलोमीटर लेकर आया। अब क्या होगा? उसका अध्ययन किया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, उस पर रिसर्च होगा। ओके, कुछ जो बाहर आएगा बाद में अगर मिल जाएगा तो जरूर आपसे डिस्कस करेंगे। पूछा जा सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके प्लीज। और हमारी आवाज अगर समझ में आया तो मुझे माफ करिएगा, क्लियर ना हो तो। ओके, अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप अभी हुआ है, कहाँ हुआ है ये पूछा जा सकता है। और इंडिया ने कितना मेडल जीता है ये पूछा जा सकता है। अंडर 17, नाम तो नहीं पूछेगा अंडर 17 का, परंतु पूछा जा सकता है कहाँ हुआ है और इंडिया ने कितना मेडल जीता है। अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ कराया गया है? जॉर्डन में। आप लोगों को पता, अब जॉर्डन न्यूज में आ गया। ओके, तो अब क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो जॉर्डन के वेस्ट में कौन सी कंट्री है? इजिप्ट है। नो, इजिप्ट भी है और इसराइल भी है, इसको ध्यान दीजिएगा। और ईस्ट में कौन सा है? सऊदी अरेबिया है। जॉर्डन का जियोग्राफिकल लोकेशन आप लोग देख लीजिए। ओके, और इंडिया ने कितना मेडल जीता है? ध्यान देना, इंडिया ओन 11 मेडल, 11 मेडल्स। और इसमें से 4 गोल्ड है, 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 5 जो है ब्रॉन्ज है। और आपको पता है ये चारों गोल्ड जो है लड़कियां जीती। ओके, अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप गर्ल्स जीती है इसको, ओन बाई गर्ल्स, इसको ध्यान देना। और 4 गोल्ड तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट कर लीजिए। तो पूछा जा सकता है कहाँ पे हुआ है? जॉर्डन में हुआ है। और इंडिया ने कितना मेडल जीता? 11 मेडल। और जिसमें 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। और चारों के चारों गोल्ड है और लड़कियों ने जीता है। अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियन 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हेल्ड हुआ है, तो कहाँ कराया गया? 64th, अगर हमें डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंडिया में कराया गया। 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन, ISO काउंसिल मीटिंग कहाँ कराया गया? इंडिया के न्यू दिल्ली में, यहाँ पे न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में कहाँ कराया गया? भारत मंडपम, आप लोगों को पता ही होगा, भारत मंडपम, मंडपम, भारत मंडपम कहाँ है? प्रगति मैदान, तो वहां कराया गया। और जो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल है, अब ये मीटिंग जब हुई होगी तो इसमें क्या बात हुआ होगा, किस तरीके से जो शुगर फील्ड है उसको प्रमोट किया जाए इंटरनेशनल लेवल, इसकी तो बात हुई होगी। तो क्या है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली उसके बारे में बात हुआ होगा। ओके, और पूछा जा सकता है कि जो ISO है, ISO मतलब इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, कब फॉर्म किया गया था, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये सब पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1968 में, 1968 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन है। समझ में आ गया?
क्या इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान देना, इंटर गवर्नमेंटल के इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करता है, दैट प्रमोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कैसे इंटरनेशनली अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन किया जा सके इन शुगर फील्ड, समझना क्या, इसीलिए तो किया गया है ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन शुगर फील्ड, व्हाट इट डन, पक्का, कौन सा साइंटिफिक तरीका यूज किया जा सके, कैसे प्रमोट किया जा सके, उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सके, कंपटीशन को कैसे कम किया जा सके, समझना क्या, पक्का 100% यही बात हुई इसमें। और यह हुआ कहाँ है, इंडिया में, न्यू दिल्ली में, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट जाता है, हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जाता है। कब फॉर्म किया गया था, 1968 में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में, पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम, समझना क्या, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, they released the report regarding FDI, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है एफडीआई से रिलेटेड। एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, विदेशी जो विदेशों से पैसा भारत के अंदर आ रहा है, किसी भी देश के अंदर आ रहा है, जो कि हम स्पेशली भारत की बात कर रहे हैं, अगर विदेशों से जो पैसा भारत के अंदर आ रहा है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं किस लिए, कि प्रॉफिट अर्न करने, तो कितना आ रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर से पैसा देश के अंदर, वो क्या कराता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कराता है। और उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन सीटैड, ओके। अब ये क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि इंडिया का कौन सा पोजीशन है वर्ल्ड में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव करने, तो इंडिया का जो है 15वां पोजीशन है, 15th प्लेस इन टर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि 15th प्लेस कब है, 2023 में, ये 2023 का रिपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा, अभी रिलीज किया गया है। तो 2023 में जो है इंडिया का प्लेस क्या है, 15th प्लेस है। और कितना रिसीव किया इंडिया, $28 बिलियन, ध्यान रखना, $28 बिलियन इंडिया ने रिसीव किया है। और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि 2022 में इंडिया का जो पोजीशन था 8वां पोजीशन था, और उस साल जो है $49 बिलियन रिसीव किया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि 2023 में घट कर कितना हो जाता है, $28 बिलियन। एग्जाम में पूछा जा सकता है कारण क्या है, बहुत सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम क्यों हो गए, ये सब पूछा जा सकता है, ध्यान देना। 8th पोजीशन था, 8th प्लेस इन 2022, कितना था टोटल, $49 बिलियन। तो कितना कम हो गया, 43% कम हो गया, देख रहे हैं 43%, कैसे 49 माइनस 28 डिवाइड बाई 49 इंटू 100 करोगे तो अराउंड 43% करीब आ जाए, ओके, समझना क्या। और फर्स्ट कंट्री कौन सा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव करने में, अमेरिका। अमेरिका अमेरिका रिसीव कितना किया है, $311 बिलियन, कोई कंपैरिजन ही नहीं, 300, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट होना ही होना है, दुगना बिल्कुल नहीं,
क्योंकि वहाँ का जो बिजनेस स्टैंडर्ड है थोड़ा अलग लेवल का है। ओके, तो हमारे यहाँ क्या हुआ है, कम हो गया, कितना परसेंट कम हुआ है, 3% कम हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसलिए हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिएगा प्लीज, और हमारी आवाज समझ में ना आए तो मुझे माफ करिएगा। ओके, और नेक्स्ट है रेसिप्रोकल एक्सचेंज लॉजिस्टिक, देखते हैं रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, रेलोस, किस किस कंट्री के बीच में होने की सहमति अभी हुई नहीं है, पर दोनों कंट्री जो है सहमत हो गए पर साइन नहीं हुआ है। क्या है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, अभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ परंतु सहमति आ गई दोनों देशों से। कौन से दोनों देश हैं, इंडिया और रसिया। ये क्या है उसके बारे में समझते हैं। इंडिया और रसिया के बीच में सहमति जताई गई है कि वो लोग क्या करेंगे, जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है वो साइन करेंगे। इसमें होगा क्या जो इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी, अगर रसिया रीजन में कहीं जाते हैं, मान लीजिए अगर जो हमारा एयरक्राफ्ट है या फाइटर प्लेन है या कुछ भी है, अगर उसमें तेल खत्म हो जाता है, या उसके पार्ट्स कुछ खराब हो जाते हैं, या सैनिकों के लिए जो राशन है, अनाज है वो कम हो गया है, हम क्या कर सकते हैं, रसिया के किसी भी पोर्ट को या एयरबेस को या कोई नेवी बेस को हम लोग यूज कर सकते हैं। सेम तरीका रसिया भी कर सकता है। रसिया क्या कर सकता है, मान लो रसिया अगर इंडियन ओशन में आ गया, उसके एयरक्राफ्ट का तेल खत्म हो गया, या खाना खत्म हो गया, या उसका एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट्स खराब हो गए, तो क्या कर सकता है, वो इंडियन एयरबेस को, इंडियन पोर्ट को, इंडियन नेवी के बेस को यूज कर सकता है। अब इससे क्या होगा, इंडिया और रसिया के बीच में और जो रिलेशन होंगे और अच्छे होंगे, और रसिया का जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन में बढ़ने वाला है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद रसिया का जो ट्रेड है यूरोपियन यूनियन से वो कम हो गया, यूरोपियन कंट्री से वो कम हो गया। अब रसिया जो है अपनी नजर गड़ा है कहाँ पर, इंडियन ओशन में। उसको पता है कि अब हमारे ट्रेड को उधर डाइवर्स करना है, उधर डाइवर्सिफाई करना है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा एग्रीमेंट हो इंडिया और रसिया के बीच, क्योंकि इंडियन ओशन और रसिया का जो जगह है वो बहुत दूर है। अगर उसके एयरक्राफ्ट में कुछ गड़बड़ी आ गई, फाइटर में कुछ गड़बड़ी आ गई, फिर रसिया जाना फिर आना बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो क्या कर सकता है, इंडियन नेवी के बेस को, इंडियन एयरफोर्स के बेस को, या कोई भी जो पोर्ट है उसको यूज कर सकता है। समझ में आ गया। तो अभी बस केवल एग्रीमेंट हुआ है, साइन नहीं हुआ, परंतु ऐसा एग्रीमेंट ऑलरेडी इंडिया साइन कर चुका है बहुत सारे कंट्री के साथ। देखते हैं किस किस कंट्री के साथ ऑलरेडी साइन कर चुका है इंडिया, ध्यान देना। किसके साथ, यूएसए के साथ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ 2016 में ही साइन कर लिया। जापान के साथ साइन कर चुका है। अभी रसिया के साथ बात चल रही है, मतलब एग्रीमेंट हो गया है, साइन नहीं हुआ, ध्यान देना। दोनों कंट्री एग्री हो गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर उसके बाद हमारा साउथ कोरिया के साथ, और हमारा सिंगापुर के साथ। समझ में आ गया। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और सिंगापुर के साथ ऑलरेडी हम लोग लॉजिस्टिक एक्सचेंज जो है प्रोग्राम साइन कर चुके हैं। सेम तरीका उनमें भी है। उनके जो एयरक्राफ्ट हैं कुछ भी है, अगर वो इंडियन ओशन में आते हैं, खराब होते हैं या फ्यूल की जरूरत होती है, तो हमारे यहाँ आके सही कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हम भी कर सकते हैं। गॉट इट, पक्का। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। आई एम सॉरी। ओके, चीफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, चीफ इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन है, ध्यान देना, मैं ये पूछ रहा हूँ। ओके, कौन है,
तपन कुमार डेका, तपन कुमार डेका। और तपन, अब ये न्यूज में क्यों है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये रिटायर होने वाले थे, इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था 2024 में, परंतु इनके कार्यकाल को 1 साल बढ़ा दिया गया है, इसलिए ये न्यूज में तो पूछा जा सकता है। ठीक है? इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया गया, टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड बाई 1 ईयर। कौन करता है काम? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ अ कैबिनेट। ये अप्रूव किया गया था किसके द्वारा? अप्रूव बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। तो न्यूज में है तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। ये 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। ओके, आईपीएस ऑफिसर है, हिमाचल प्रदेश कैडर के, हिमाचल प्रदेश कैडर के 1998 बैच के क्या है? आईपीएस ऑफिसर, जो अभी इस समय क्या है? चीफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो की चीफ है। और ये क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये भारत की आंतरिक सुरक्षा है, मतलब इंटरनल खुफिया एजेंसी है। ध्यान देना, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है क्या है? इंटरनल खुफिया एजेंसी। एक्सटर्नल तो रॉ होता है, ओके, समझना कि इंटरनल खुफिया एजेंसी है। एक चीज और पूछा जा सकता है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, कब बनाया गया था? इसको ध्यान देना, 1887 में बनाया गया था, ब्रिटिशर्स के जमाने में। परंतु आजादी के बाद बहुत सारे चेंजेस किए गए, परंतु जो इसका स्टैब्लिशमेंट है कब फॉर्म हुआ था? 1887 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो पूछा जा सकता है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, नो डाउट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजादी के बाद बहुत सारे चेंजेस किए गए इसके अंदर, परंतु फॉर्मेशन इसका जो है वह 1887 में ही हुआ था। वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड कौन सा है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड, इसका नाम क्या है? पैंटानल, पैंटा। ये कहाँ पर है और न्यूज में क्यों? सबसे पहली बात है, यह साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है वहां पर है। किस किस कंट्री के बीच में है? ध्यान दीजिएगा, हम पूरा मैप तो नहीं बना रहे हैं, ओके। तो हमको पता है कि यह हमारा क्या है? ब्राजील है। यहाँ पे क्या है? पराग्वे है। यहाँ पे क्या है? बोलीविया है। जो पेंटानल है वो लगभग मोर देन 95% तो ब्राजील में है, यहाँ ब्राजील है। सॉरी, यह बोलीविया है, यह पराग्वे है, ओके। तो जो पेंटानल है, यह पार्ट पेंटानल का थोड़ा सा पार्ट जो बोलीविया में और हल्का हल्का जो है पराग्वे में, ओके। मोर देन 96% जो है कहा? ब्राजील। न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत खतरनाक आग लग गई है। उस आग लगने के कारण ब्राजील ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, ओके, इसी कारण, ओके। मैसिव फायर लगा है, बहुत खतरनाक। अब बहुत बड़ा जंगल है, आप लोगों को पता है एमेजोन का फॉरेस्ट है। मैसिव फायर एट पेंटानल, इसके कारण ब्राजील ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। भाई ब्राजील, ओके, समझ आ गया। और 2000 में, इन 2000 में यूनेस्को ने जो पेंटानल के स्मॉल पार्ट को, छोटे से जगह को क्या किया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। कब? इन 2000 में। कौन करता है काम?
यूनेस्को, जो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, ब्रांच। समझ में आ गया? पक्का? तो 2000 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है स्मॉल पार्ट ऑफ, छोटे से पार्ट को, पेंटानल के छोटे से पार्ट। पेंटानल है क्या? न्यूज में पूछा जा सकता है, न्यूज रहेगा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेंटानल इज रिलेटेड व्हाट। 4 ऑप्शन देगा, ट्रॉपिकल वेटलैंड, ओके। अब वैसे टाइप से ऑप्शन देगा, अगर पता है तो कर लोगे आप। अब ब्राजील, बोलिविया और उरुग्वे न्यूज में आ गए, इनके भी जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में पूछा जा सकता है, ध्यान देना, तो देख लीजिएगा। Got it? No problem. Sorry. Next news है, for the first time in the country, in India, for the first time in India, lithium auction happened. For the first time. In India, lithium auction happened. कहाँ पर? किस स्टेट में? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। अभी जो कोल मिनिस्टर है नए, जो माइन मिनिस्टर है नए, कौन है? उनका नाम क्या है? किशन रेड्डी जी है। ओके, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, और तेलंगाना प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। तो छत्तीसगढ़ में पहली बार लिथियम का क्या हुआ? ऑक्शन हुआ, मतलब बोली लगी। अब कौन सी कंपनी को मिला? मैकी साउथ प्राइवेट लिमिटेड को मिला है, लिमिटेड को मिला है। समझ में आ गया? मैकी प्राइवेट साउथ प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। बॉडी पक्का? तो पहली बार हुआ, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और लिथियम का प्रयोग कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में करते हैं। अब सबसे फेमस क्या होता है? लिथियम की बैटरी। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं तो लिथियम की बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे। ओके, सिल्वर की तरह चमकता है, बहुत लाइट एलिमेंट है। और इट पक्का 100%। कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में यह ऑप्शन हुआ है। और कौन सी कंपनी को मिला है? माइकी साउथ कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड को। समझ में आ गया? पक्का 100%, नो प्रॉब्लम। ओके, 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग, लास्ट न्यूज ऑफ द डे। 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग कहाँ हुआ था? अभी हुआ है जस्ट, न्यू दिल्ली में। और जो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसको हेड कौन करता है, मतलब उसका जो चेयरमैन है वो कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कौन है हमारे देश का? निर्मला सीतारमण, लास्ट टाइम भी वही। समझ में आ गया? और क्या होता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर हेड तो करती है, परंतु और जो स्टेट है और यूनियन टेरिटरी है उनके भी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी इस मीटिंग में आते हैं। टोटल 33 मेंबर्स हैं, इस समय 33 मेंबर्स हैं। इसमें से 2 सेंटर से हैं, 2 मेंबर फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम यूनियन, एंड 31 मेंबर्स फ्रॉम स्टेट एंड यूटी, स्टेट एंड यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। गॉट इट? नो प्रॉब्लम, डन। अब पूछा जा सकता है कि जो जीएसटी, जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कब लाया गया था? 2016 में। एक्चुअली तो जो लागू हुआ था वो 1 जुलाई लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 से। ये 53rd काउंसिल मीटिंग है। और जब जीएसटी लाया गया था
तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट लाया गया था जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट था वो? 101। तो क्या किया गया था? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था? 2016 में। 2016 में पास भी हो गया था, ओके। परंतु जो लागू कब से हुआ था? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। और जो जीएसटी काउंसिल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान देना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इस्टेब्लिश, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इस्टेब्लिश किया गया है। समझ में आ गया? जो काउंसिल की मीटिंग होती है उसमें क्या होता है? उसमें तय होता है कि भाई जीएसटी किसी प्रोडक्ट को बढ़ाना है, घटाना है, क्या बरकरार रखना है, क्या है। उसमें फाइनेंस मिनिस्टर तो हेड करते ही हैं और जो अदर मेंबर्स है वो अपना सजेशन देते हैं। सजेशन एक्सेप्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये सब काम होता है जीएसटी काउंसिल। जो जीएसटी काउंसिल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ही इसको स्टैब्लिश किया गया था। बट पक्का 100%, नो प्रॉब्लम। तो ये 53rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है। और पहली जो है वो भी कब हुई थी? 22 से लेकर 23 सितंबर 2016 में हुई थी। 2016 में हुई थी, 22 से लेकर 23 सितंबर 2016। बड़े पक्का, नो प्रॉब्लम, 100% डन। यार आज का न्यूज़ था, करंट अफेयर्स था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको देख लीजिएगा। और हमारी आवाज़ के लिए, हमारी तबीयत के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, माफ़ करिएगा, ओके। तो जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।